एक आदमी गलती से एक दुनिया भर में मशहूर गुलाबी हीरा खोद कर निकाल बैठा। यह हीरा इतना बड़ा और सुंदर था कि पूरी दुनिया को चौंका सकता था, लेकिन वह आदमी एक गुलाम था। उसका नाम सोलोमन था। वह इस हीरे को अपने पास ही रखना चाहता था। हाल ही में एक और मजदूर को सिर्फ चावल के दाने जितना छोटा हीरा छुपाने के लिए गोली मार दी गई थी। ऐसे में इतना बड़ा हीरा कहाँ छुपाया जाए? सोलोमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी वक्त एक जोरदार धमाका हुआ। पास की वाटर पंप मशीन फट गई। सबका ध्यान उधर चला गया। सोलोमन ने जल्दी से मौका लिया। थोड़ा झुककर हीरे को अपनी उंगलियों के बीच पैर की उंगलियों में छुपा लिया। फिर वह शौचालय जाने का बहाना बनाकर वहां से चला गया। लेकिन बागी कमांडर ने सोलोमन के हाव भाव देखकर शक कर लिया और उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने सोलोमन की पूरी तलाशी ली, लेकिन हीरा उसकी पैर की तलहटी के नीचे छुपा हुआ था, इसलिए कुछ नहीं मिला। थोड़ी दूर जाकर सोलोमन ने जैसे ही हीरा छुपाने की कोशिश की, एक बंदूक की नली उसकी गर्दन पर लग गई। वही कमांडर था। उसने सोलोमन का पीछा किया था। सोलोमन हीरा देने ही वाला था कि किस्मत ने फिर उसका साथ दिया। तभी सरकारी फौज ने हमला कर दिया। एक बम दोनों के पास फटा। कमांडर गंभीर रूप से घायल हो गया और सोलोमन भाग निकला। बाद में सोलोमन एक सूखे पेड़ के नीचे हीरा गाड़ आया, लेकिन तभी सरकारी फौज ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कैद खाने में सोलोमन की फिर से उसी बागी कमांडर से मुलाकात हो गई। वो मरा नहीं था, उसकी आंख घायल हो गई थी। उसने सबके सामने चिल्लाकर कहा, इस लड़के के पास एक अनमोल गुलाबी हीरा है। जो इसे ढूंढेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। अब सबकी नजर सोलोमन पर लालच भरी हो गई। अपनी जान बचाने के लिए सोलोमन ने हीरे से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, यह साबित करने के लिए कि उसके पास कुछ नहीं है। छोटे मोटे लोगों को तो वह चकमा दे गया, लेकिन डैनी को नहीं। डैनी एक गोरा आदमी था, लेकिन अफ्रीका में ही पैदा हुआ और पला बढ़ा था। वह हीरों की तस्करी करता था और जहाँ भी हीरे होते वह वहीं मिल जाता। यह बहुत खतरनाक पेशा था। एक छोटी सी गलती और जान से हाथ धो बैठते। लेकिन डैनी के पास बहुत अनुभव था। उसने अपने चालाक और होशियार तरीकों को बहुत अच्छी तरह सीख लिया था। वो न सिर्फ चोरी और लूटपाट को पहचान और रोक सकता था, बल्कि हीरे जैसी तस्करी की चीजों को बेचने में भी माहिर था। उस दिन भी डैनी ने बड़ी आसानी से हीरों का एक और बैच हासिल कर लिया। अब इन हीरों को बगल के देश में ले जाकर बेचने के लिए डैनी ने खुद को एक मैगजीन का रिपोर्टर बताया और कुछ स्थानीय चरवाहों को साथ ले लिया। हीरे को एक भेड़ की खाल के नीचे सिल दिया गया था ताकि कोई पकड़ न सके, लेकिन जिसे कभी कोई नहीं पकड़ पाया। इस बार डैनी गलती कर बैठा। जब उसे पकड़े जाने का खतरा हुआ तो डैनी को मजबूरी में अपने बॉस कटसी को बुलाना पड़ा। कटसी अफ्रीका की सबसे बड़ी भाड़े की सेना मर्सिनरी आर्मी का मुखिया था और पूरे इलाके में उसका नाम चलता था। लेकिन इस बार विरोधी इतने ताकतवर थे कि उन्होंने कटसी की भी कोई परवाह नहीं की और डैनी को सीधे जेल में डाल दिया। यहीं जेल में रहते हुए डैनी को पता चला कि सोलोमन के पास एक दुर्लभ गुलाबी हीरा है। जब उसका साथी उसे जमानत पर छुड़ाकर बाहर निकाल लाया तो डैनी ने तुरंत ये खबर अपने लोगों को दी और कहा, सोलोमन को किसी भी कीमत पर बाहर निकालो, क्योंकि डैनी जानता था कि वो गुलाबी हीरा कितना कीमती है, उससे भी ज्यादा जितना सोलोमन खुद समझता था। अगर डैनी को वो हीरा मिल जाता तो वो धनवान हो सकता था, कटसी के नियंत्रण से आजाद हो सकता था और हमेशा के लिए अफ्रीका छोड़ सकता था। आदेश देने के बाद डैनी होटल लौट। जैसे ही वह कमरे में घुसा, उसने एक चाकू से अपना दांत उखाड़ दिया। उस दांत के अंदर एक हीरा छिपा हुआ था, जिसे वह केवल आखिरी समय में ही निकालता था। इसके बाद डैनी पैसे बदलवाने के लिए बाहर चला गया। उसी समय जब डैनी के कमरे में एक आदमी चुपके से घुसा, उसके साथियों ने सोलोमन को भी जेल से छुड़ा लिया। जेल से निकलते ही उन्होंने सोलोमन को थोड़े पैसे भी दिए ताकि वह गरीबी की वजह से फिर से जेल न चला जाए। सोलोमन बहुत हैरान था, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि इस समय उसका ध्यान सिर्फ अपने परिवार को ढूंढने पर था। दरअसल सोलोमन पहले एक आम मछुआरा था जो अपनी प्यारी पत्नी और 3 बच्चों के साथ जीवन बिता रहा था। हालांकि जीवन साधारण था, लेकिन शांति नहीं थी। उसका बेटा जेल बहुत संयमी, समझदार और पढ़ाई में अच्छा था। हर दिन वह समय पर उठकर 5 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता पार करके स्कूल जाता था। लेकिन एक दिन जब सोलोमन अपने बेटे को स्कूल से लेने गया, तभी अचानक बंदूकधारी विद्रोहियों रिबल्स का एक दल आ गया। ये लोग बेहद क्रूर और निर्दयी थे। गांव में घुसते ही उन्होंने बच्चों समेत आम लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन जब ये लोग मारते थे तब भी उनकी आंखें नहीं झपकती थीं, जैसे इंसानियत बची ही नहीं थी। उस भगदड़ में सोलोमन ने अपनी पत्नी और बच्चों को भागने में मदद की, लेकिन उसे खुद पकड़ लिया गया। शुरू में तो उन्होंने कहा कि उसका हाथ काट दिया जाएगा, लेकिन फिर देखा कि वह ताकतवर और मजबूत है, इसीलिए उन्होंने उसे हीरे की खान में मजदूरी करने के लिए भेज दिया। यहीं से कहानी की शुरुआत वाली घटना शुरू हुई थी। दूसरी ओर पैसे बदलने के बाद डैनी एक बार बारमैखाना गया
लेकिन उसका मकसद मजे करना नहीं था, बल्कि बार के मालिक से मिलकर एक पिस्तौल मंगवाना था। इसी दौरान उसकी नजर मैटी नाम की एक सुंदर लड़की पर पड़ी। शुरू में डैनी का इरादा सिर्फ एक रात गुजारने का था, लेकिन थोड़ी बातचीत के बाद डैनी को पता चला कि मैटी एक रिपोर्टर है और उसने तुरंत यह भी समझ लिया कि डैनी हीरों की तस्करी करता है। डैनी को पत्रकारों से नफरत थी, लेकिन मैटी पीछे ही पड़ गई। वह चाहती थी कि डैनी उसे ब्लड डायमंड, रक्त हीरों के कारोबार और उसके सबसे बड़े तस्कर के बारे में जानकारी दे। हालांकि डैनी को खूबसूरत औरतें पसंद थीं, फिर भी वह किसी अजनबी रिपोर्टर को कोई भी जानकारी देने को तैयार नहीं था। जब डैनी होटल लौटा और देखा कि उसका कमरा पूरी तरह बिखरा पड़ा था, तो उसे समझ में आ गया कि उसके ही किसी साथी ने गुलाबी हीरे की खबर कर्नल कटसी को लीक कर दी थी। डैनी जानता था कि इस खूंखार जमीन पर भरोसे की कोई कीमत नहीं, फिर भी वह गुस्से से भर गया। उसी वक्त वो आदमी भी सामने आ गया जो डैनी के कमरे में घुसा था। बाहर से दोनों सामान्य बातचीत करते दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के इरादे अलग थे। डैनी ने तय कर लिया कि अब वह खुद जाकर कर्नल से सीधे बात करेगा, और उसने गुस्से में उस आदमी के मुंह पर जोरदार मुक्का मारा। थोड़ी ही देर बाद डैनी को कर्नल के बंगले पर चाय पर बुलाया गया। कटसी, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा भाड़े का नेता था, हीरों की तस्करी करता था और सरकार की ओर से बागियों को दबाने का काम भी करता था, यानी वो जंग से ही अमीर बन गया था। ऐसे आदमी के लिए जो सिर्फ पैसे से मतलब रखता था और सबको नीचा समझता था, एक दुर्लभ गुलाबी हीरा कैसे छोड़ा जा सकता था। इसलिए उसने डैनी को साफ साफ आदेश दिया, वो हीरा लेकर आओ, अगर लाओगे तो तुम्हारा पुराना सारा कर्ज माफ कर दूंगा। कर्नल जानता था कि डैनी अब अफ्रीका छोड़ना चाहता है। उसने जमीन से लाल मिट्टी उठाकर कहा, यही तुम्हारा घर है, तुम अफ्रीका कभी नहीं छोड़ सकते। डैनी, जो बचपन से कर्नल के साथ रहा था, उसकी क्रूरता और चालाकी को जानता था, इसलिए उसने अपना गुस्सा दबाया और सोलोमन से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन इस समय सोलोमन अब किसी पर भरोसा नहीं करता था। वह बार बार यही कहता कि उसने कभी कोई गुलाबी हीरा देखा ही नहीं। इसलिए डैनी को अब समय खींचने की तरकीबें अपनानी पड़ी। शाम को डैनी फिर से बार में गया। बार मालिक ने उसे वो पिस्तौल दे दी जो उसने मंगवाई थी, और साथ ही एक चौंकाने वाली खबर दी, बागी कल यहाँ हमला करेंगे, बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। उसी समय डैनी की फिर से मैटी से मुलाकात हो गई। पिछली बार दोनों झगड़कर अलग हुए थे, लेकिन इस बार वे ऐसे मिले जैसे प्यार में बिछड़े प्रेमी हों। बस फर्क इतना था, डैनी सिर्फ जिस्म की चाहत में था और मैटी सिर्फ तस्करी की जानकारी चाहती थी। हालांकि माहौल बहुत उलझा हुआ था, फिर भी मैटी और डैनी में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। मैटी ने गुस्से में आकर सीधा हमला किया और कहा कि वह ऐसे लोगों को बहुत देख चुकी है जो पैसों के लिए इंसानों की जान की कोई कदर नहीं करते। डैनी को भी अब कोई दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन जब वह बार में शराब पीने गया तो मैटी ने उसका पीछा किया और उसे जाने नहीं दिया। इस बार डैनी भी चुप नहीं रहा और बोला, तुम खुद को बहुत महान समझती हो, सोचती हो कि तुम अफ्रीका को बदल दोगी। असल में तुम भी ब्लड डायमंड के धंधे का हिस्सा हो। अगर अमेरिका की लड़कियां परी कथा जैसी शादी और चमचमाता हीरा न चाहती तो ये हीरे इतने कीमती न होते और कोई इन्हें तस्करी से लाने की कोशिश न करता। मैटी ने जवाब दिया, हर अमेरिकी लड़की सपनों की शादी नहीं चाहती, जैसे हर अफ्रीकी इंसान हिंसा और खून खराबा नहीं करता। हर दिन बहुत से लोग अच्छे काम करते हैं, पर वो तुम में से कोई नहीं। दोनों का फिर से झगड़ा हुआ और वे अलग हो गए। अगले दिन बागियों ने सचमुच शहर पर हमला कर दिया। हर तरफ युद्ध का माहौल बन गया। डैनी ने मौके का फायदा उठाते हुए सोलोमन को ढूंढा और उसे साथ देने को कहा। अब वो गुलाबी हीरा एक खतरा बन चुका था जिसे बेचना असंभव था, लेकिन सोलोमन सिर्फ अपने परिवार को ढूंढने में ही लगा था। यह देखकर डैनी बोला, अगर मैं नहीं रहा तो तुम्हारे पास अपनी किस्मत बदलने या अपने परिवार को ढूंढने का कोई मौका नहीं होगा। इसी बीच बागियों ने जबरदस्त हमला कर दिया। भागते हुए डैनी उसे समझाता रहा और सोलोमन ने कांपते हुए साथ देने का फैसला कर लिया। अब सरकार और बागियों के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। सरकारी सेना को नागरिकों की जान की कोई परवाह नहीं थी। डैनी, जो एक अनुभवी लड़ाका था, सोलोमन को गोलियों की बारिश से बचाकर एक टूटे फूटे इमारत में ले गया। रात को अंधेरे का फायदा उठाकर वे शहर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन रास्ते पर 3 बागी सैनिक खड़े थे। डैनी ने योजना बनाई, सोलोमन बागी सैनिक बनने का नाटक करे और डैनी कैदी बनकर जाए। जब दुश्मन थोड़ा लापरवाह हुआ तो डैनी ने फुर्ती से बंदूक निकाली और तीनों को मार गिराया। उसने एक स्नाइपर राइफल उठाई और भागते दुश्मन को भी गोली मार दी। ये देख सोलोमन को पहली बार उसकी निर्दयता का अंदाजा हुआ। इसके बाद दोनों शरणार्थियों के समूह में शामिल होकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे शिविर में पहुंचे। यहाँ डैनी की मुलाकात एक पुरुष पत्रकार से हुई और उसके जरिए उसे मैटी मिल गई। डैनी ने सौदा रखा,
मैं तुम्हें हीरों की तस्करी की जानकारी दूंगा, बदले में तुम अपने यूएन संपर्कों से सोलोमन के परिवार का पता लगवाओ। डैनी जानता था हीरा पाने के लिए पहले सोलोमन का भरोसा जीतना जरूरी था। मैटी समझ गई कि डैनी उसका इस्तेमाल कर रहा है और ये भी कि सोलोमन जरूर हीरे से जुड़ा है, क्योंकि डैनी जैसा लालची आदमी किसी गरीब मछुआरे की मदद यूं ही नहीं करेगा। फिर भी एक ईमानदार रिपोर्टर होने के नाते अगर किसी की जान बचानी हो तो वो बाकी बातों को नजरअंदाज कर सकती थी। जल्द ही मैटी को पता चला कि सोलोमन का परिवार गिनी देश के शरणार्थी शिविर में है। वे हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे, लेकिन शिविर में 10 लाख से ज्यादा लोग थे। पर भगवान ने दया दिखाई और सोलोमन को अपनी बीवी और बेटी मिल गई, लेकिन उसका बेटा डिया बागियों द्वारा पकड़ लिया गया। ये खबर सुनकर सोलोमन पूरी तरह टूट गया। वह जानता था कि बाकी बच्चों को हत्या की मशीन बना देते हैं और डिया भी ऐसा ही बन चुका होगा। सोलोमन की बात सच निकली। डिया अब एक आंख वाले कमांडर का ट्रेन चाइल्ड सोल्जर बन गया था। वह बिल्कुल भावहीन होकर गांव वालों को मारता था और सबसे आगे रहता था। इस बीच सरकार ने ऐलान किया कि जब तक युद्ध खत्म नहीं होता, शरणार्थियों को उनके घर नहीं भेजा जाएगा। सोलोमन अब पूरी तरह बेरंग और टूटा हुआ इंसान बन चुका था। हर दिन अपने बेटे का नाम बड़बड़ाता रहता था और डैनी अब पूरी तरह हीरे पर फोकस कर चुका था। उसे पता चल गया था कि हीरा कहाँ दबा है, लेकिन वो इलाका खतरनाक था जहाँ कई गुटों का नियंत्रण था। वह जानता था सिर्फ मैटी की टीम के साथ जाकर ही वहां पहुंचा जा सकता है। उधर मैटी बहुत परेशान थी। एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से पढ़ी, तेज और समझदार। वो चाहती तो न्यूयॉर्क में ऐश की जिंदगी जी सकती थी, लेकिन उसमें एक तरह का दुनिया को बचाने वाला जुनून था। वो दुनिया की अन्याय को खत्म करना चाहती थी, लेकिन उसकी रिपोर्टें, लेख और तस्वीरें सिर्फ लोगों की आंखें नम करती थी, असलियत नहीं बदलती थी। अब वो कुछ ठोस करना चाहती थी। ब्लड डायमंड व्यापार के पीछे के लोगों को उजागर करना। शायद मैटी के इरादों से प्रेरित होकर या सिर्फ हीरे की चाहत में, डैनी ने उसे पूरा सच बता दिया। मैं हीरे को पड़ोसी देशों में तस्करी करता हूँ। वहाँ के लोकल खरीदार उन्हें दलालों को देते हैं, फिर दलाल सीमा शुल्क अधिकारियों को रिश्वत देते हैं। वे लोग ये साबित कर सकते थे कि ये हीरे स्थानीय खदानों से निकाले गए हैं, जिससे उन्हें कानूनी रूप से विदेश भेजा जा सकता था। इस पूरी हीरा तस्करी की चेन के पीछे वेंडिकैप नाम का एक ताकतवर आदमी था। एक तरफ वह बहुत सारे हीरे इकट्ठा करके उनकी सप्लाई पर कंट्रोल रखता ताकि कीमतें ऊंची बनी रहें। दूसरी तरफ वह युद्ध को जिंदा रखने की हर कोशिश करता ताकि बागियों के हीरे सीधे बाजार में न आ सके। डैनी ने यह सब बताने के बाद वादा किया कि वह इस गोरख धंधे के ठोस सबूत भी देगा, लेकिन तब ही जब वह गुलाबी हीरा पा जाएगा। वरना अगर यह सब अभी सामने आता तो उसे जिंदा दफना दिया जाता। इसलिए डैनी और मैटी के बीच एक समझौता हो गया। इसके बाद डैनी और सोलोमन ने मैटी की टीम के कर्मचारी बनकर उस मिशन में शामिल होने का नाटक किया, लेकिन रास्ते में उनका काफिला बागियों के हमले का शिकार हो गया। इस संकट में दयालु सोलोमन ने एक बच्चे की जान बचाई, लेकिन क्योंकि बस में अब और जगह नहीं थी, डैनी, मैटी और सोलोमन को एक छोटे ट्रक में चढ़ना पड़ा। किस्मत का खेल देखिए, जिस बस में वे नहीं चढ़ पाए थे, बागियों ने उसके सारे यात्रियों को मार डाला। इस तरह वे तीनों ट्रक लेकर जंगल की ओर भाग निकले, लेकिन जैसे ही वे खतरे से निकले, उनका सामना स्थानीय गुरिल्ला लड़ाकों से हो गया। सौभाग्य से वे लोग बिना मतलब मारने वाले नहीं थे। थोड़ी बातचीत और मैटी की फोटोग्राफी देखकर उन्होंने अपना गुस्सा छोड़ दिया और तीनों को एक छिपे हुए सुरक्षित स्थान पर ले गए। यह जगह युद्ध से बर्बाद अफ्रीका से बिल्कुल अलग थी, एकदम जन्नत जैसी। यहाँ के सारे बच्चे पहले बच्चा सैनिक थे, लेकिन अब प्यार और सही शिक्षा के कारण फिर से मासूम और खुशहाल जीवन जी रहे थे। इस सब का श्रेय वहाँ के मालिक को जाता था। वह मानता था कि अच्छाई और बुराई में असल में कोई फर्क नहीं होता। हर बुरा इंसान भी अगर एक पल के लिए अच्छा बन जाए तो जिंदगी को एक मतलब मिल सकता है। डैनी ने उसकी ये बातें ध्यान से सुनी और सोचने लगा। शाम को जब बच्चे गा रहे थे और डैनी पाम वाइन, स्थानीय शराब के असर में था, तो उसने पहली बार मैटी के सामने दिल खोलकर बात की। उसने बताया कि वह अफ्रीका में जन्मा एक गोरा आदमी है। जब वह 9 साल का था, उसकी मां मार दी गई और उसके पिता का भी सर काट दिया गया। युद्ध ने उससे सब कुछ छीन लिया था। फिर 19 साल की उम्र में वह कर्नल के साथ मिलकर भाड़े का सैनिक बन गया। तब से वह काले लोगों से लड़ता रहा, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि यह सब न शांति के लिए था, न नस्लीय नफरत मिटाने के लिए, बस पैसों के लिए था। तब से वह अकेले काम करने लगा, एक खुदगर्ज तस्कर बन गया। पर अब वह बस एक शांत और सादा जिंदगी जीना चाहता था, और वह गुलाबी हीरा ही डैनी का अफ्रीका से बाहर निकलने का टिकट था। जब मैटी ने डैनी के चेहरे पर दर्द भरा भाव देखा, तो वह अनजाने में उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों के दिल इस पल से करीब आने लगते हैं। अगले दिन हवेली का मालिक तीनों को मंजिल की ओर ले जाता है, लेकिन रास्ते में बच्चा सैनिकों की बाकी सेना मिलती है। मालिक को लगा कि वह शांति की बात करके उन्हें समझा लेंगे, लेकिन वे बच्चे भावनाहीन और कठोर बन चुके थे। उन्होंने सीधा गोलियां चलाकर जवाब दिया।
डैनी ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और उन्हें डराया। बच्चों के डर का फायदा उठाकर उसने गाड़ी भगाई और वहां से निकल गए। इसी बीच पास ही कर्नल का कैंप था। हवेली का मालिक बुरी तरह घायल हो चुका था, इसलिए डैनी को मजबूरी में उसे बचाने के लिए कैंप ले जाना पड़ा। अच्छी बात यह थी कि हवेली के मालिक के जिंदा बचने की उम्मीद थी और मैटी शरणार्थियों के साथ सुरक्षित जा सकती थी। लेकिन बुरी खबर यह थी कि कर्नल खुद अपनी सेना लेकर कोनो जाने की तैयारी कर रहा था, जहां गुलाबी हीरा था, और उसने डैनी को भी साथ चलने का हुक्म दिया। लेकिन डैनी जानता था कि अगर वह सेना के साथ गया तो उसे हीरे का एक कण भी नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे ही वह तंबू से बाहर निकला, उसने तुरंत मैटी से मदद मांगी कि वह हथियार घर आर्मरी के पास खड़े सैनिकों का ध्यान भटकाए, ताकि वह चुपचाप अंदर जाकर हथियार चुरा सके और सोलोमन को खुद ले जा सके। मैटी समझ गई कि डैनी जानबूझकर एक खतरनाक मिशन पर जा रहा है और शायद ये उसकी आखिरी यात्रा हो। रोते हुए उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। डैनी ने वह सबूत भी उसे सौंप दिए, ताकि अगर वह कोनों में मारा भी जाए तो भी मैटी सच्चाई सबके सामने ला सके। इसके बाद मैटी की मदद से डैनी ने हथियार चुरा लिए और अब दोनों को अलग होना था। इतनी मुश्किलों और सच्चे पलों के बाद उनके बीच भावनाएं पनप चुकी थीं, पर यह बिछड़ना शायद हमेशा के लिए था, क्योंकि इस धरती पर प्यार के अलावा उनके अपने अपने रास्ते और कर्तव्य थे। जाने से पहले मैटी ने डैनी की एक फोटो ली और उसे अपना ऑफिस नंबर, घर का नंबर और मोबाइल नंबर भी दिया। पहले लोग हमेशा मैटी का पीछा करते थे, लेकिन इस बार वह खुद आगे बढ़ी। अब दोनों अपनी अपनी किस्मत की ओर निकल पड़े। रास्ते में डैनी और सोलोमन ने गुलाबी हीरे की जानकारी पर बात की। जब सोलोमन को पता चला कि हीरा 100 कैरेट से भी बड़ा है, तो उसकी चाल में हल्कापन आ गया, जैसे कि हीरा और आजादी अब ज्यादा दूर नहीं। लेकिन उसी रात फिर एक हादसा हो गया। एक बागी सेना की गाड़ी वहां से निकली और सोलोमन ने उसमें अपने बेटे डिया को देख लिया। बेहद बेचैन होकर उसने आवाज निकाली, जिससे बागियों का ध्यान उनकी तरफ चला गया और वे मुश्किल से जान बचाकर भागे। इस घटना के बाद डैनी गुस्से में अगबूला हो गया। उसने चाकू निकाल लिया और सोलोमन को धमकाया, अगर अगली बार कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। लेकिन सोलोमन के लिए गुलाबी हीरा से ज्यादा कीमती उसका बेटा था। शाम को डैनी और सोलोमन चुपचाप बागी कैंप की तरफ बढ़े, लेकिन वहां हीरे, डायमंड का कोई निशान नहीं मिला। इसलिए दोनों को आगे बढ़ना पड़ा। पहले रास्ते में वे हीरों की बातें किया करते थे, लेकिन अब वे एक दूसरे की जिंदगी के बारे में बात करने लगे और धीरे धीरे अपने दिल की बात कहने लगे। डैनी ने यहाँ तक कहा कि वह जरूर सोलोमन के बेटे डिया को बचाएगा। फिर वे एक और दिन रात छिपे रास्तों से चलते रहे और आखिरकार उस खान माइन तक पहुंच गए जहां गुलाबी हीरा दबा हुआ था। लेकिन वहां बहुत भारी सुरक्षा थी, इसलिए अंदर जाना नामुमकिन था। डैनी के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने जोखिम उठाते हुए कर्नल को खान की सही लोकेशन भेज दी, ताकि वह भारी हथियारों से हमला कर सके और एक रास्ता साफ हो जाए। डैनी को पता था ये बहुत खतरनाक चाल है, लेकिन उसके पास कोई और तरीका नहीं था। उसे बस इस जंग के बीच हीरा निकालने और भागने का मौका मिलना था। लेकिन सोलोमन को कुछ गड़बड़ लगा, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका बेटा डिया अंदर है। अगर गोलीबारी शुरू हुई तो उसका बेटा मारा जा सकता है। इसलिए शाम को जब डैनी सो रहा था तो सोलोमन चुपके से बागियों के इलाके में घुस गया और अपने बेटे को ढूंढ निकाला। लेकिन किसे पता था कि उसका बेटा उसे पहचानता ही नहीं था, बल्कि उसे गद्दार समझकर पकड़ लिया। तभी डैनी को जब सोलोमन के गायब होने का पता चला तो वह भी उसका पीछा करता हुआ वहां पहुंच गया। लेकिन हालात देखकर उसे सही मौके का इंतजार करना पड़ा। अगली सुबह घायल बागी कमांडर वहां आया और सोलोमन को देखकर खुश हो गया। उसने कुल्हाड़ी लेकर सोलोमन को धमकाया कि वह गुलाबी हीरा सौंप दे। दरअसल कमांडर को भी हीरे की उतनी ही चाह थी जितनी डैनी को, क्योंकि वो भी इस नरक जैसी जगह से भागना चाहता था। अब सोलोमन हीरा देने ही वाला था, लेकिन छुपे हुए डैनी को डर था कि कहीं हीरा उससे पहले किसी और के हाथ न लग जाए। तभी कर्नल का हेलीकॉप्टर आ गया और चारों तरफ गोलीबारी और बमबारी शुरू हो गई। हालात बहुत अराजक, बेकाबू थे, लेकिन डैनी का दिमाग बिल्कुल साफ था। उसे पता था कि अगर वो डिया की जान बचाएगा तो ही सोलोमन उसे हीरे का ठिकाना बताएगा। इसलिए अपनी जान जोखिम में डालकर डैनी ने डिया को बचा लिया। वहीं दूसरी ओर सोलोमन को भी बदला लेने का मौका मिल गया और उसने लोहे की छड़ से एक आंख वाले कमांडर का सिर कुचल दिया। अब क्योंकि कर्नल की सेना के पास जबरदस्त हथियार थे, इसलिए बागियों को जल्द ही पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। अब सभी की नजरें फिर से सोलोमन पर टिक गईं और सोलोमन भी समझ गया कि हीरे की जगह ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, जब तक कर्नल ने यह नहीं कहा कि अगर डैनी सोलोमन से हीरे की जगह निकलवा ले तो वह हीरे को 60-40 के हिस्से में बांट देगा, वरना दोनों को मार दिया जाएगा। तब जाकर डैनी ने सोलोमन के बेटे डिया को सामने लाया। अब जब फिर से सोलोमन की कमजोरी उसके सामने थी तो सोलोमन मजबूरी में मान गया। इसके बाद सभी लोग उस जगह पहुंचे जहां हीरा दबा था, लेकिन वहां की जमीन पहले ही बागियों द्वारा खुदी और बर्बाद हो चुकी थी। फिर भी
सोलोमन ने खुद को जबरदस्ती तैयार किया और खुदाई करने लगा। इस वक्त डैनी और सोलोमन दोनों को समझ आ गया था कि जैसे ही हीरा मिल जाएगा उनकी जान को खतरा निश्चित है। डैनी ने अचानक पास खड़े एक सिपाही से सिगरेट मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया। अब सोलोमन को भी डैनी पर भरोसा हो गया था, इसलिए उसने जान जोखिम में डालने का फैसला किया और ऐसा दिखाया कि उसे हीरा मिल गया है। डैनी ने मौका देखकर सिपाही को मार डाला और सोलोमन ने कर्नल पर हमला कर दिया। डैनी झाड़ियों में छिप गया, फिर अचानक लौटा और कर्नल को खत्म कर दिया। जल्द ही सोलोमन को सच में गुलाबी हीरा मिल गया, लेकिन इस लड़ाई के दौरान डैनी को पेट में गोली लग चुकी थी। अचानक डिया बंदूक लेकर उनके सामने खड़ा हो गया, लेकिन सोलोमन ने अपने बेटे से दिल से बात की और उसका बेटा, जिसकी इंसानियत अभी पूरी तरह मरी नहीं थी, आखिरकार मान गया। पर जैसे ही पिता बेटे की मुलाकात हुई, तीनों पर फिर हमला हुआ और उन्हें भागना पड़ा। रास्ते में डैनी ने हीरा वापस मांगा और अपने साथी से पहले ही एक प्लेन मंगवाने की बात कर ली थी, लेकिन प्लेन को उतरना था सामने वाले पहाड़ की चोटी पर और वहां तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ी रास्ता पार करना था। डैनी की तेज सांसें सुनकर सोलोमन ने उसे रुकने को कहा, लेकिन दुश्मन कभी भी पीछा कर सकता था, इसलिए वे तेजी से चढ़ते रहे। थोड़ी ही देर में डैनी थक कर गिर पड़ा। अब उसे यकीन हो गया कि वह ज्यादा देर तक नहीं बचेगा। उसने वह हल्का गुलाबी हीरा निकाला जिसके लिए उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, लेकिन अब उसके पास उस हीरे का फायदा उठाने का वक्त नहीं बचा था। हालांकि उसे पता था कि लोग पैसे और दौलत के लिए जान तक दे देते हैं, लेकिन अब जब सफलता उसके इतने करीब थी तो भी उसे थोड़ा पछतावा हुआ। लेकिन फिर भी डैनी ने वह हीरा सोलोमन को दे दिया। डैनी ने सिर्फ हीरा ही नहीं दिया, बल्कि सोलोमन को मैटी का विजिटिंग कार्ड भी दिया और कहा कि जब वह राजधानी पहुंचे तो मैटी को कॉल करके मदद लेना। साथ ही उसने सोलोमन को एक बंदूक भी दी और खास तौर पर चेतावनी दी कि अपने साथी पर कभी भरोसा मत करना। तभी दुश्मन पीछे से आ पहुंचे। सोलोमन और उसके बेटे को भागने का समय देने के लिए डैनी ने अकेले ही बंदूक उठाई और लड़ाई शुरू कर दी। जब उसने देखा कि सोलोमन और उसका बेटा दूर निकल गए हैं तो उसने राहत की सांस ली। इसके बाद डैनी ने सैटेलाइट फोन से मैटी को कॉल किया और कहा कि किसी भी हाल में सोलोमन और उसके बेटे को बचा लो। शुरू में कॉल पाकर मैटी बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे जैसे डैनी की सांसें भारी होती गईं, मैटी को कुछ गड़बड़ लगा और उसका दिल बैठ गया। इसी समय साथी का हेलीकॉप्टर डैनी के ऊपर से गुजरा, लेकिन अब डैनी को कोई पछतावा नहीं था। वह बस बोला, यह जगह कितनी खूबसूरत है, काश तुम भी यहाँ होती। उसे खुशी थी कि उसने मैटी को सच्ची कहानी बता दी ताकि वह अपने लेख में सब कुछ लिख सके। अब मैटी भी डैनी की बात समझ गई। वह रोते हुए बोली, काश मैं तुम्हारे साथ होती। लेकिन डैनी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं वहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। कॉल काटने के बाद डैनी ने अपने पास की खून से भीगी मिट्टी उठाई, जैसे वह मान रहा हो कि कर्नल की बात सही थी। यही उसका नसीब था। वह बचने की बहुत कोशिश कर चुका था, लेकिन अंत में वहीं मरा जहां पैदा हुआ था। सूरज की आखिरी किरणों में डैनी ने शांति से आंखें बंद कर ली और इस अंधेरे धरती पर एक चमकती हुई सफेद रेखा बन गया। कुछ समय बाद सोलोमन ने मैटी की मदद से गुलाबी हीरा लंदन पहुंचाया। मैटी की योजना से सोलोमन का हीरा व्यापार के बड़े लोगों से समझौता हुआ। शर्त थी, वो सोलोमन के परिवार को खोजने में मदद करेंगे। आखिरकार सोलोमन का परिवार फिर से मिल गया और हीरे की सौदेबाजी को मैटी ने पूरी तरह रिकॉर्ड कर लिया। बाद में मैटी ने अपने पास के सबूतों के आधार पर ब्लड डायमंड, खूनी हीरा व्यापार के काले सच को उजागर कर दिया। सोलोमन ने भी गवाह बनकर दुनिया को बताया कि अफ्रीका में क्या क्या खून खराबा हुआ था। आखिरकार मई 2003 में 40 देशों ने किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन पर साइन किया, जिसका मकसद था खूनी हीरों की खरीद फरोख्त को रोकना। कोई भी हीरा जो कानूनी तरीके से खदान से निकाला गया हो, उसे एक सुरक्षित डिब्बे में पैक किया जाता है और उसके साथ किम्बरली सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है, तभी उसे दूसरे देश में भेजा जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे हीरों को गैर कानूनी माना जाता है। असल में हीरा सिर्फ एक सादा और पारदर्शी पत्थर होता है, लेकिन इंसानी लालच और भौतिक चीजों की चाह ने इसे पवित्रता, रॉयल्टी, दौलत और ताकत का प्रतीक बना दिया है। और जब लोग ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इंसान के अंदर की बुराई सामने आने लगती है, जिससे शोषण और खून खराबा होता है। अंतर्राष्ट्रीय नियम भले ही इस गैर कानूनी व्यापार को धीमा कर दें या रोक दें, लेकिन वे इंसानी लालच को नहीं रोक सकते। लोगों को यह कहना कि इस पाप से भरी चीज को खरीदना बंद करो भी काम नहीं करता, क्योंकि इंसान के दिल में महत्वाकांक्षा, एम्बिशन नाम का जहरीला सांप छिपा होता है। जब हीरे से संतोष नहीं मिलेगा तो लोग वही लालच दूसरी चीजों में निकालेंगे, जैसे महंगी चीजें खरीदना या अनैतिक गलत कामों में लग जाना। इसलिए हमें किसी चीज का विरोध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो चीज ना सही होती है
न गलत। जरूरत है खुद को समझने की। हमें दुनिया के साथ अपने रिश्ते को समझना होगा। हमें अपनी इच्छाओं, अपने दिखावे और अपने जमीर, कॉन्शियंस के साथ समझौता करना होगा, क्योंकि असली खून से सना हुआ हीरा नहीं, बल्कि इंसान का लालच और उसकी कभी खत्म न होने वाली चाहत है। आज की कहानी यहीं खत्म होती अगर है। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।